चलिए, तो आज का क्लास बेहद ही खास है क्योंकि आज हम लोग ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले इस थ्योरी का हम लोग इस चैप्टर का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद जो होता है हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। साथ में याद रखिएगा, आप लोग आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन के बीच जो होता है ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है मान लो। तो ये भाग जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑप्टिक्स में आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो पहले उसको पढ़िए, उसके बाद से आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, जब हम लोग ये पूरा ऑप्टिक्स खत्म कर लेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चन में फिजिक्स का चलेगा तो अब देखिएगा 5 से लेकर के 8 क्वेश्चन के बीच आपको दिखाई देगा। यानी कि अगर सबसे ज्यादा नंबर किसी भाग से आता है ना, तो ये ऑप्टिक्स ही है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए जी। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का अपवर्तन है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 हेडिंग आपके सामने दिया होगा, डेंसर एंड रेडियल मीडियम। पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम डेंसर मीडियम क्या होता है, इसको हिंदी में सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम। तो सबसे पहले इसका हम लोग छोटा सा एक डिफिनीशन देखेंगे और डिफिनीशन के बाद हम लोग जो है इसमें जो कंक्लूजन बात है उसको हम लोग नोटिस करते हुए चलेंगे। लिखेंगे कि वैसा माध्यम जिसमें अणुओं का घनत्व घनत्व बोले तो डेंसिटी कुछ होता है, उसे डेंसर मीडियम कहते हैं, उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन है जी कि वैसा मीडियम जिसमें अणुओं का घनत्व अधिक होता है। बस इसमें यही बात आपको समझना है कि डेंसर मीडियम हम लोग उस मीडियम को कहा जाता है जिसमें अणुओं का घनत्व जो है उच्च होता है। ठीक है, अणुओं का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। जैसे में आपके ध्यान में आ गया कि जैसे में क्या होता है, तो जैसे में होगा जल। ठीक है, ठीक है, आप हीरा भी लिख सकते हो, हीरा में भी प्रकाश गमन करता है, तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हो। ठीक है, सबसे यहाँ पे डेंस क्या होगा, सबसे डेंस होगा हीरा होगा। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिएगा एक और हेडिंग है यहाँ पे, रेयर मीडियम। ठीक है, तो दूसरा हम लोग देखेंगे रेयर मीडियम। रेयर मीडियम रेयर मीडियम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम। इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो वैसा माध्यम कल तो ऑफ है, तो जो दिए थे उसको रख लिए थे ना आप ना, सेम रहेगा, नीचे हम लोग ऐसे कर देंगे। सुबह में कितने बजे, मंडे से 7 बजे, और दोपहर में 2:30 बजे आइएगा। ठीक है, वैसा देखिएगा जी। हाँ, विरल माध्यम क्या होता है, तो वैसा माध्यम जिसमें अणुओं का घनत्व कम होता है, यानी कि निम्न होता है। ठीक है, होता है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है,
विरल माध्यम क्या होगा, तो वैसा माध्यम जिसमें अणुओं का घनत्व सबसे कम होता है, ठीक है। अणुओं का घनत्व जिसमें कम होगा वो विरल कहलाएगा, जिसमें ज्यादा होगा उसमें क्या कहलाएगा, जिसमें अणुओं का घनत्व ज्यादा होगा उससे हम लोग कहेंगे डेंसर मीडियम, और जिसमें अणुओं का घनत्व कम होगा, ठीक है, उससे हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे सघन माध्यम, और दूसरे को कहेंगे विरल माध्यम। जैसे में क्या होगा, जैसे में होगा हवा, ठीक है। हवा किसका उदाहरण है, तो हवा उदाहरण है विरल माध्यम का, क्लियर। अब यहाँ पे कंक्लूजन आपको क्या समझना है, देखिएगा यहाँ पे नोट लिखेंगे, देखो सघन माध्यम में अणुओं का घनत्व कुछ होता है और विरल माध्यम में का घनत्व कम होता है। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, ठीक है। आपसे पूछेगा सघन माध्यम में ज्यादा होगा कि विरल माध्यम में ज्यादा होगा। तो चलिए इस बात को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे एक नोट आप लोग देखिएगा, नोट देखिए, जहां जिस मीडियम में घनत्व ज्यादा होता है वहां पे प्रकाश धीरे होता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है वहां पे स्पीड आपका कम होता है कि धीरे होता है, कम हो जाता है। तो जहां देखिए घनत्व का मतलब होता है संख्या से, नंबर ऑफ एटम से, ठीक है ना। जहां पर भी एटम से मॉलिक्यूल्स अधिक होंगे वहां पे स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो याद रखिएगा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो इस बात को याद रखिएगा, इसको नोट कर लेना है, अधिक होगी, ठीक है। आपको इसको नोट बना लेना है। आप और जितना भी हम इस थ्योरी में आपको देखिए, इस सेशन में जितना भी थ्योरी आपको कराएंगे सब जो होता है आपको जो होता है नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि जब क्वेश्चन इसका स्टार्ट होगा ना तो इसी नोट से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। और जो भी आपका थ्योरी पढ़ाएंगे एकदम जो मस्ट होगा आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में आने के लिए, वही आपको पढ़ाया जाएगा जी। तो देखिए सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। इस बात को आपको याद करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हम लोग स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, पहला हेडिंग है, इसके बाद वाला जो आपको पढ़ना है उस हेडिंग का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इसका डिफिनीशन समझेंगे, उसके बाद डिफिनीशन के बाद इसका डायग्राम देखेंगे और उसके बाद लॉ देखेंगे। तो चलिए समझिएगा होता क्या है इसमें। कहता है जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके दिशा में जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान देने की यहाँ पे बात है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। देखिएगा जी, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिगर में क्या है कि एक यहाँ पे पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है जी, पारदर्शी, ठीक है। यानी कि इस देखिएगा ये सतह पारदर्शी है, इसके ऊपर एक माध्यम है, ठीक है, और इसके नीचे एक माध्यम है, ठीक है। दो माध्यम आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर एक माध्यम है और नीचे एक माध्यम है। दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, इसीलिए माध्यम एक बोले हैं इसको और इसको माध्यम टू बोले हैं। या तो हम इसको विरल भी बोल सकते हैं, इसको सघन बोल सकते हैं, या इसको सघन बोल सकते हैं। होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। दिशा में क्या हो जाता है जी? परिवर्तन। देख लो यहाँ से ऐसे गया लेकिन यहाँ पे मुड़ गया, ठीक है। और ये है अभिलंब। तो इसी परिवर्तन को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके जो दिशा है उसमें बेंड होगा। बेंड देखिए यहाँ पे हो रहा है, इसको सीधे निकल जाना चाहिए लेकिन निकल नहीं जा रहा, बेंड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी बेंड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। साथियों याद रखिएगा ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। और याद रखिएगा प्रकाश के टर्म में 2 ही प्रकार के माध्यम कंसीडर किए जाते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम, यानी कि एक डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम को कंसीडर किया जाता है साथियों, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्या होता है यहाँ पे 2 कंक्लूजन आपको जानना रहता है कि मान लेते देखिए ये तो आपने देखा कि जब मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंड होगा। तो देखिए बेंड 2 तरीके से हो सकता है ना, एक तो बेंड ऐसे और एक बेंड ऐसे हो सकता है। देख रहे हो, एक देखो ये है नॉर्मल, तो देखो यहाँ पे नॉर्मल से ना, नॉर्मल को बोले तो अभिलंब कहते हैं, यहाँ पे अभिलंब से दूर भागा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभिलंब के करीब आया है कि नहीं है जी? तो दोनों का बेंड अलग अलग है। तो आखिर ये बेंड अलग अलग कब होता है, इसी बेंड को समझेंगे। ये रहा आपका डेफिनेशन, ठीक है। ये दोनों पिक्चर किसको इंडिकेट कर रहा है जी? ये दोनों पिक्चर इंडिकेट कर रहा है किसको? प्रकाश के अपवर्तन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है। अब समझिएगा, अब ये आखिर ये बेंड किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे देखेंगे केस 1 लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें, एकदम इसको याद रखना है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कहां पे जाती है जी? सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। साथियों यहाँ पे आपको जानना है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग, अभिलंब की ओर भाग जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे कि देख लो ये आ रहा है और ये बेंड हो जाएगा अभिलंब की ओर, ठीक है। ये है नॉर्मल, ये क्या है जी? ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किरणें आ रही है, इसको कहेंगे आपतित किरण, और ये किरणें जो निकल रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नॉर्मल है, नॉर्मल बोले तो अभिलंब, ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, इस बात को याद रखना है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है जी? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और केस नंबर 2 देखिएगा, केस नंबर 2 कहता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भाग जाती है। अभिलंब से दूर भाग जाती है। क्या होती है? हो जाती है जी? दूर भाग। याद रखिएगा जब प्रकाश की किरणें देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, प्रवेश करती है, तो प्रकाश की जो किरणें होती है अभिलंब से दूर भाग जाती है। ये पिक्चर को समझिएगा, प्रकाश की किरणें आ रहा है, ये है देखिए, ये था पहला वाला में था विरल और इधर था सघन, ठीक है। अब यहाँ पे बदल जाता है, ऊपर है सघन माध्यम और नीचे है विरल माध्यम, ठीक है। तो जैसे ही ये विरल में आएगा अभिलंब से दूर भाग जाएगा, ये है अभिलंब, ठीक है। अभिलंब से दूर भाग जाएगा, ठीक है। ये सघन माध्यम है और नीचे है विरल माध्यम। तो इस बात को साथियों याद रखना है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है।
ठीक है, अविलंब से दूर भाग जाती है। एक इसका तीसरा केस भी होता है, उसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तीसरा बात समझिएगा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 लिखेंगे, जब जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है। याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लंबवत प्रवेश करती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी, कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब लंबवत परपेंडिकुलर ड्रॉप होती है तो उसमें किसी भी प्रकार का बेंड नहीं होता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि बताइए कि क्या प्रकाश के अपवर्तन में कोई ऐसा भी केस आता है कि जिसमें उसके डायरेक्शन में कोई बेंड नहीं होता है? तो हाँ, होता है। कब? जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ेगी, तब लंबवत पड़ेगी तो सीधे क्या होगी? निकल जाएगी। क्लियर है ना? जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है, लंबवत प्रवेश करती है, तो वह बिना मुड़े क्या हो जाती है? सीधे निकल जाती है। इस बात को याद रखना है। तो याद रखिएगा, केस नंबर 3 में बेंड नहीं होता है। क्लियर? अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, जो कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। केस नंबर 4 आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है जी। ठीक है, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताइए, हाँ, एक बात समझिएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम में इंटरेस्टिंग पॉइंट है एकदम, इसको ध्यान से देखना है और याद भी रखना है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कहिए चाहे वेग कहिए, ठीक है, प्रकाश की चाल कमा तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है जी? परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है, परंतु उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात अपरिवर्तित रहती है। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है कि बताइए कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो बताइए कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो बताइए कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी जी? कौन सी राशि रहेगी? अरे बोलो ना भाई, क्या रहेगा अपरिवर्तित? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश के फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बशर्ते उसका स्पीड बदल जाता है, लैम्डा बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है। लेकिन क्या नहीं बदलता है जी? तो जो उसमें राशि नहीं बदलती है उसका नाम है क्या? उसका नाम है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर प्रकाश के अपवर्तन का क्वेश्चन आएगा ना इस टॉपिक से, तो यही चारों में से कोई पॉइंट पूछेगा आपसे। ठीक है, तो चलिए, प्रकाश का अपवर्तन खत्म हो गया। बाबू थोड़ा जाके देखो तो नीचे का सब बंद है ना, दरवाजा भी ऐसे कर दीजिएगा। हाँ जी, अगला हेडिंग है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम अब समझेंगे हम लोग कि होता क्या है जी। प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझिएगा जी। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है? देखिए, ये है पारदर्शी माध्यम, कोई प्रकाश की किरणें आ रही है और आकर के अभिलंब से दूर भाग जा रही है। ठीक है, ये है अभिलंब। ठीक है, अभिलंब से दूर भाग जा रही है, तो यहाँ पे बन रहा है आपतन कोण और यहाँ पे बन रहा है अपवर्तन कोण। ठीक है, ये है आपतित किरण। आपतित किरण है और इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण है, ठीक है, और ये है अभिलंब और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो साथियों, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है, कहता पहला नियम कि आपतित किरण, आपतित किरण कमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है, और ये दूसरा नियम बड़ा ही शानदार है क्योंकि इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम। ठीक है, दूसरा नियम को स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, याद रखिए कि ये सिर्फ एक ही रंग के लिए काम करता है। कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए कि जया, जया बोले तो साइन है। ठीक है, जया मतलब साइन और आपतन, आपतन कोण यहाँ पे देते हैं। देखिए, आपतन कोण की जया, जया का मतलब होता है साइन और आपतन कोण का मतलब होता है आई। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, ठीक है, बोले तो साइन आर का मान हमेशा नियतांक होता है, हमेशा नियतांक होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है जी? नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल का नियम जाना जाता है साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, जहां पर भी ये दिया रहेगा साइन आई बटा साइन आर का वैल्यू जो होता है नियतांक हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे
ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे नियतांक। तो एक बार फिर से स्नेल का नियम देख लेते हैं। स्नेल का नियम कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यहाँ पे अनुपात लिख दीजिएगा, क्योंकि अनुपात हमेशा क्या होता है, नियतांक होता है। इसको कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बोले तो साइन आई बटा साइन आर। देखिए ये माध्यम 1 है तो इसका अपवर्तनांक n1 है, और ये माध्यम 2 है तो इसका अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, तो अपवर्तनांक के केस में भी जो होता है स्नेल का नियम लिखना रहता है। ठीक है, स्नेल का नियम लिखना रहता है। तो चलिए थोड़ा सा स्नेल के नियम को और ज्यादा परिभाषित करते हैं। तो देखिएगा स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए अपवर्तनांक के केस में जब देखेंगे तो इसका अपवर्तनांक n1 और इसका अपवर्तनांक n2, तो कुछ ऐसे लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू n2/1। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू n2/n1। ये आपको हम आने वाले क्लास में, मैंने आने वाले टर्म में हम समझाते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। ठीक है, बहुत जल्दी क्लियर करेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो n1 साइन आई बटा n2 साइन। देखिएगा इसको स्नेल का सिमेट्रिकल लॉ कहते हैं। सिमेट्रिकल लॉ ऑफ स्नेल। ठीक है, स्नेल का सिमेट्रिकल लॉ है। तो याद रखिएगा स्नेल का नियम या तो आपसे ये पूछेगा और सिमेट्रिकल पूछेगा तो ये पूछेगा, और ज्यादा फास्ट करता है तो यही पूछता है। और आपसे पूछेगा बताओ प्रकाश स्नेल का नियम जो होता है क्या भिन्न भिन्न रंगों के लिए होता है, नहीं, किसी एक रंग के लिए होता है, किसी विशेष रंग के लिए होता है। ठीक है, जाया का मतलब याद रखिएगा, जाया का मतलब जाया बच्चन नहीं होता, जाया का मतलब क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, को जाया का मतलब क्या होता है, को जाया का मतलब होता है कॉस, और स्पर्श जाया का मतलब क्या होता है, स्पर्श जाया का मतलब होता है टेन थीटा। इसको जानकारी के लिए याद रखिएगा। ठीक है, जाया का मतलब साइन, को जाया का मतलब कॉस, और स्पर्श जाया का मतलब टेन थीटा। ठीक है, तो आइए क्लास को और आगे बढ़ाते हैं जी। अब अगला हेडिंग है आपका डेंसर मीडियम डियरेक्ट मीडियम हो गया था। अब अगला हेडिंग है रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। अब आपको देखना है, क्या देखना है जी, तो अब आपको देखना है कि अपवर्तनांक एवं प्रकाश के चाल में संबंध क्या होता है, इसको समझेंगे। अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग या फिर कहिए चाल में संबंध। बड़ा ही शानदार हेडिंग है। सबसे पहले तो हम लोग अपवर्तनांक को डील करेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि प्रकाश के चाल में संबंध क्या होता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक और प्रकाश के चाल में संबंध। तो ध्यान से देखिएगा होता क्या है। चलिए, तो अब देखिएगा जी अपवर्तनांक।
इसको पहले यदि करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग करेंगे अपवर्तनांक। बहुत लंबा क्लास होने वाला है, एकदम इत्मीनान से कॉपी पेन लेकर बैठिए और सबको नोट करते चलिए। अपवर्तनांक क्या होता है? तो कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या कहता है जी? निर्वात में प्रकाश की चाल। बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म बताए जाएंगे डिफिनीशन के अलावा, इसलिए एक भी पॉइंट आप छोड़िएगा मत, हूबहू आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन में आ जाएंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश के चाल, माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। कहते हैं इसे n से सूचित किया जाता है, n या म्यू से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश के चाल का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? अपवर्तनांक कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? अपवर्तनांक बराबर होगा क्या जी? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम बट्टा को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इसको सिंबलाइज करें तो n बराबर होगा, निर्वात में प्रकाश के चाल को कहते हैं c और माध्यम में प्रकाश के चाल को कहते हैं x, यानी क्या हो जाएगा? c/x हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन इससे बनाता है। एक बार क्वेश्चन बनाया हुआ था कि बताइए कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। जेई का क्वेश्चन है ये, ठीक है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और पॉलिटेक्निक में भी पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि यूनिट क्या होता है जी इसका, अपवर्तनांक का। तो चलिए यूनिट देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे यूनिट ऑफ एन, अपवर्तनांक का मात्रक। तो बताओ तो n बराबर क्या होता है? c/x होता है। देखिए c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है, यानी c क्या है जी? चाल है। और x क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, ये भी चाल है। तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और इस चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। पर पे होगा एक मात्रक नहीं होता है, तो लिखेंगे यह यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस यानी कि मात्रक विहीन होता है। क्या होता है जी? ये मात्रक विहीन होता है। एकदम इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि बताइए अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है यूनिट लेस, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। बताइए कोई दिक्कत होगी? ठीक है, यूनिट लेस होता है। क्लियर? ये लिखने वाला काम आपको घर पे करना है, घर पे इत्मीनान से जो तक कॉपी पेन लेकर के लिखना है। और जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनसे यही सलाह है कि अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक क्लियर हो जाए तो सीधा तौर पर कि आपको एकदम चुनिंदा टॉपिक पढ़ा रहे हैं और डीप पढ़ा रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि अगर इस टॉपिक से आए और बाहर से आए, हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब कोई आज के मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, ऑनलाइन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन जो होता है कई वर्षों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इत्मीनान से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि चैनल ये नया है तो आपको मन में आया कि पढ़ाई कैसा होगा। आप एक बार ध्यान से कोई वीडियो पढ़ के देखिए, कोई ऐसा थ्योरी नहीं होगा जिसमें डीप आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है। ऐसा दूसरे चैनल की तरह नहीं कि आपको जो होता है बेफिजूल का क्वेश्चन बनवा दिए, चाहे एकदम थ्योरी का कोई रस ही नहीं होता, कोई लेवल ही नहीं होता है। आपको जो भी थ्योरी यहाँ पे दिया जा रहा है एकदम लेवल का थ्योरी है। एक बार इत्मीनान से वीडियो देखिए। आप लोग चैनल के सब्सक्राइबर को बन जाइए कि भाई नया चीज हमेशा एक से नहीं शुरू होता है, एक से ही होकर 1 लाख होता है। तो आप लोग कोऑपरेट करिए, सपोर्ट करिए। अगर आप नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इत्मीनान से थ्योरी पढ़िए। आपको कोई भी एक ऐसा थ्योरी नहीं लगेगा जो आपको लेवल से ना पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है। और आपको मेरे हर एक थ्योरी में ना आपको लेवल दिखाई देगा। और आप जब एग्जाम में बैठोगे ना आपको एकदम फील होगा कि जैसा तुम पढ़ के जा रहे हो ना, एकदम हूबहू क्वेश्चन वैसे ही आ रहा है, ठीक है। कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं और एक खुद हम भी जो होता है जेई है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मन लगा के पढ़िए। चलिए, तो
अब देखिएगा यहाँ पे एक दिया हुआ तो पहले इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो आपको तो बता दिए कि मात्रक विहीन होता है। संबंध की बात करें तो संबंध इसमें देखिएगा म्यू अगर देखो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, तो यही होगा n बराबर c/x। तो अगर हम x निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा c/n हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी वस्तु का चाल निकालना है तो अपवर्तनांक में भाग दे देंगे, अपवर्तनांक से भाग दे देंगे निर्वात में चाल से, तो आपका उस वस्तु का चाल निकल जाएगा उस मात्रा में, ठीक है। ये कुछ है भी नहीं। अब यहाँ पे एक नोट आपको बताने जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा। देखिएगा प्रकाश का अपवर्तनांक जो है, प्रकाश का अपवर्तनांक बड़ा ही संदारी पॉइंट है। अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। याद रखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रकाश का रंग जो है ना, सॉरी प्रकाश का अपवर्तनांक जो है ना किस पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर करता है, ठीक है। आप जानते भी है ना कि सभी रंगों का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो जब वेवलेंथ अलग अलग होगा तो भाई उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग हो। तो याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है, अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं कि बैगनी, एकदम याद रखिएगा बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, सबसे अधिक। अच्छा सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का, लाल रंग का, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है सबसे, यानी कि ऐसे देखो सबसे कम का मतलब क्या है, हमारे भाव समझिए। मतलब कि बैगनी रंग में किसी वस्तु का अपवर्तनांक निकालेगा तो मैक्सिमम आएगा, और रेड में निकालेगा तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। इस बात को याद रखिएगा। यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस पर निर्भर करता है, कलर पे निर्भर करता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर, बताइए कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत क्या होगा। अब एक बात समझिएगा, देखिए सबसे पहली बात तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट का जो है आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद होना चाहिए। बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, जैसे आपको कांच का मालूम होना चाहिए, आपको वाटर का मालूम होना चाहिए, आपको वायु का मालूम होना चाहिए, आपको डायमंड का मालूम होना चाहिए, किरासन तेल का मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जब इसका हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना तो वहां पे हम जो होता है बहुत सारे पदार्थों का अपवर्तनांक लिख देंगे। जैसे कि अगर हम वायु का अपवर्तनांक है तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। अब बताओ जल का अपवर्तनांक कितना होता है, कितना होता है जी, 1.133 होता है, ठीक है। यानी 4/3। और कांच का कितना होता है, कांच का होता है 3/2 यानी कि 1.5 होता है। और हीरा का कितना होता है, हीरा का होता है 2.42। इसके अलावा आपको क्राउन कांच, फ्लिंट कांच, ये आप करके आओगे कि क्राउन कांच का कितना होता है। क्राउन कांच का एक बहुत जल्दी जो होता है हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, इसमें आपको देखिए क्राउन कांच का आपको बताना है कितना होगा। आपको ये बताना है कि फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। ये दो को आप लोगों को बताना है, गूगल करिए और यहाँ पे आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि दोनों का अपवर्तनांक कितना होता है, क्राउन कांच का और फ्लिंट कांच का कितना होता है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको खुद से गूगल करना है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक के प्रकार, अपवर्तनांक के प्रकार। तो अपवर्तनांक के प्रकार कितने प्रकार का होता है अपवर्तनांक, 2 प्रकार का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और एक होता है क्या, रिलेटिव अपवर्तनांक, यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए किताब आपको 1 से 2 पेज में खत्म कर दिया है थ्योरी को, लेकिन ये बहुत लंबा है, 2-3 घंटे की क्लास है, तब जाके ये खत्म होता है, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक और ये है सापेक्ष अपवर्तनांक। हम इसको थोड़ा डीप पढ़ेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इससे कम आता है।
ये देखिएगा जो अपवर्तनांक है ना, यही ये भी है, वायु में प्रकाश के चाल बढ़ता, माध्यम में प्रकाश के चाल का ये, या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है निर्वात में प्रकाश के चाल बढ़ता, माध्यम में प्रकाश के चाल। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो लिखेंगे दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। बड़ा ही शानदार है, इसको समझिएगा, अपवर्तनांक कहते हैं। अगर ये थ्योरी समझ जाइएगा तो न्यूमेरिकल का उड़ा दीजिएगा, ठीक है। कहता है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग इसी को समझेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। लिखेंगे और यहाँ पे एक कंक्लूजन भी निकल के आने वाला है। क्या निकल कर आएगा उसको समझिएगा। देखिए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो भाई मीडियम अलग अलग है तो अपवर्तनांक भी अलग, तो इसका अपवर्तनांक है n1 और इसका अपवर्तनांक है n2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मजे की बात क्या है, कहेगा कि माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। बड़ा ही शानदार होने वाला है सापेक्ष अपवर्तनांक। सुनिएगा, आपको अपवर्तनांक निकालना है किसका, माध्यम 1 का निकालना है। किसका निकालना है, 1 का। किसके सापेक्ष निकालना है, 2 के सापेक्ष। या तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको लिखोगे माध्यम 1 का निकालना है किसके सापेक्ष, माध्यम 2 का। तो लिखोगे कैसे, माध्यम 1 का अपवर्तनांक बढ़ता माध्यम 2 का अपवर्तनांक, जो ऊपर आता ऊपर, जो नीचे आता वो। बोलो समझ में आ रहा समीकरण में, बोलो समझ में आएगा। माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकाल रहे हो माध्यम 2 के सापेक्ष, तो माध्यम 2 को लिखोगे नीचे और 1 को लिखोगे ऊपर। क्लियर बात, एकदम सीधा सा बात है। और यहाँ पे लिखने का तरीका है कि जो राइट साइड में लिखा है वो क्या है, उसी का पूछा जा रहा है। किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, लेफ्ट के सापेक्ष पूछा जा रहा है। क्लियर, एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि समझने योग्य बात यही है। अब देखिएगा दूसरा कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। अब देखो बाबू, तुमको क्या करना है जी, अब अपवर्तनांक बताना है। किसका बताना है, 2 का बताना है। किसके सापेक्ष बताना है, 1 के। या फिर इसको ऐसे भी लिख दोगे n2, ठीक है। इसको तोड़ोगे कैसे, मैंने इसको लिखो कैसे, n21 लिख सकते हो या लिख सकते हो क्या, n2, ठीक है। तो कैसे इसको तोड़ोगे, LHS में जो होगा, RHS में होगा जो उसको ऊपर और जो LHS में होगा उसको नीचे। समीकरण यानी दोनों को हल करो, लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2 से, समीकरण 1 गुणे 2 से। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंक्लूजन मिलने वाला है, समीकरण 1 गुणे 2 से। तो देखो होगा क्या यार, बड़ा ही शानदार आपको कंक्लूजन मिलेगा जब दोनों को गुणा करिएगा। समीकरण 1 है ये और समीकरण ये 2 है, तो गुणा करो। 1 का वैल्यू कितना है, n1/n2, और 2 का वैल्यू कितना है, n2/n1। n1 से n1 खत्म, n2 से n2 खत्म। यानी कि देखो तो जब दो माध्यम का गुणनफल किया गया अपवर्तनांकों का, तो मान कितना आया, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि बताइए कि जब प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से चलती है वह अनेक माध्यमों से होकर पुनः अपने माध्यम में लौट आती है, तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो उसका भी अपवर्तनांक कितना होगा, 1 होगा। बड़ा ही शानदार ये है, ठीक है। तो आप सापेक्ष लिखना जाएंगे कैसे होगा, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे एक और बात, हाँ, जब प्रकाश, एकदम नोट है ये, एकदम नोट में कई बार आपके पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है जी। जब प्रकाश की किरणें अनेक माध्यमों से होते हुए माध्यमों से होते हुए पुनः
पुनः अपने माध्यम में, पुनः अपने माध्यम में लौट आती है, लौट आती है, तो उन सभी माध्यमों के, उन सभी माध्यमों के अपवर्तनांकों का गुणनफल, अपवर्तनांकों का गुणनफल कितना होता है? गुणनफल हमेशा एक होता है। हमेशा कितना होता है? एक पिक्चर समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है और इसके अंदर 2 मीडियम है। एक देख ऊपर है हवा, इधर है कांच, ठीक है, इधर है पानी, इधर है मान तेल है, ठीक है। प्रकाश की किरणें यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से आई, फिर ये हवा में निकल गई, तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा? 1 होगा। इन सभी माध्यमों के गुणनफल का गुणनफल कितना होगा जी? गुणनफल होगा कितना? 1 होगा। बताइए कोई दिक्कत है तो बोलिए, बताइए कोई दिक्कत है? बोलो मेरे से, कोई दिक्कत है जी? नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, क्रमिक समानांतर पारदर्शी माध्यमों का अपवर्तनांक का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। अगला हेडिंग देखेंगे, रिफ्लेक्शन बिटवीन डीप एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग ये भी है, अपवर्तनांक तथा गहराई में संबंध। अपवर्तनांक तथा गहराई में संबंध। देखिए याद रखिएगा हमेशा, जिन बच्चों को पॉलिटेक्निक इस बार क्लियर करता है, ऐसा कतई नहीं होगा कि अगर आपको थ्योरी पे और आपको एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आपको अच्छा ब्रांच मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। एग्जाम जो है तभी क्वालिफाई होगा जब आपका थ्योरी पे पूरा कमांड होगा। और एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन एकदम सिंपल नहीं आता। क्वेश्चन लाजवाब आता है पॉलिटेक्निक का, जो आप लोग अरिहंत का जितने लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, सामान्यतः अरिहंत का बुक कर दे होंगे, और अरिहंत की बुक से प्रैक्टिस भी करना चाहिए, अच्छा है। लेकिन याद रखिएगा, अरिहंत का बुक भी फेल कर जाता है, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेट करके देता है। इसलिए आवश्यकता है थ्योरी अच्छा पढ़ने से, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कितना भी फास्ट है, थ्योरी से ही अराउंड होता है। तो थ्योरी अगर क्लियर है तो आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो क्वेश्चन भी पूरा कमांड रखिएगा। देखिए अपवर्तनांक तथा गहराई में संबंध, गहराई यहाँ पे है पानी की गहराई की बात कर रहा है, ठीक है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है गहराई के सापेक्ष वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, ठीक है। आभासी गहराई, अभी कहोगे आभासी गहराई क्या होता है? मान लेते हैं कि आप जो होता है किसी तालाब के बगल में खड़े हैं, ठीक है। तालाब बहुत गहरा है और तालाब में मछली आपको यहाँ दिखाई देती है ऊपर से देखने पर, लेकिन एक्चुअल में मछली जो होता है इसके और नीचे रहती है, ठीक है। तो ये है इसका एक्चुअल लेंथ और ये है जो होता है पार्शियल, ठीक है। यानी कि ये है वास्तविक गहराई और ये है इसका काल्पनिक गहराई, ठीक है, वर्चुअल इसका वेक्टर, ठीक है। तो अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा काल्पनिक गहराई होता है, ठीक है। अच्छा, आप अपवर्तनांक निकाल रहे हो तो क्या निकाल रहे हो? पानी का निकाल रहे हो, किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष निकाल रहे हो। तो ये क्या होगा? वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा काल्पनिक गहराई। काल्पनिक बोले तो आभासी गहराई, आभासी गहराई। तो बताओ अपवर्तनांक किसका है? यहाँ पे पानी का है, तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3 होता है। 4/3 का मतलब ही होता है 1.3, ये नहीं लिखा गया था इसके पहले, ठीक है। और कांच का होता है 1.5। ये हो जाएगा वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, और दूसरा हो गया आभासी गहराई, आभासी गहराई, ठीक है। तो ये है आपका थ्योरी। अगर इससे आपको मन करता है कि हमको आभासी गहराई निकालना है, तो आभासी गहराई बराबर क्या होगा? आभासी गहराई आपको निकालना होगा तो फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा,
गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। पहले 4/3 था, क्या हो जाएगा, 3/4 गुणा वास्तविक है। वास्तविक आ रहा है। अगर वास्तविक आएगा तो निकाल दोगे आप, तो इस प्रकार से आप निकालोगे, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे कभी कभी ना अपवर्तनांक के एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? ये किसका कारण है, ये अपवर्तनांक का कारण है और प्रकाश का अपवर्तन का भी कारण है, ठीक है। चलिए, खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना है सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन। अब कह रहा है कि रिफ्लेक्शन का यहाँ पे कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, ठीक है, अपवर्तन पे आधारित कुछ घटना। तो अगला देखिए, सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, यानी कि अपवर्तन पे आधारित कुछ घटना है। अपवर्तन, अपवर्तन पर आधारित आधारित कुछ घटना, ठीक है। तो इसमें घटना क्या क्या होगा, तो घटना में हम लोग पहला लिखेंगे कि पानी में रखे हुए सिक्का का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ठीक है। दूसरा देखिएगा, पानी में रखे हुए सिक्के का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, लिखेंगे तालाब, तालाब के गहराई, गहराई का कम मालूम पड़ना, गहराई का कम मालूम पड़ना। देखिएगा, आप तालाब के पास गए होंगे, अगर तालाब का पानी पूरा साफ होगा तो आपको दिखाई देता होगा कि भाई धरती तो एकदम पास नहीं है, लेकिन जब आप कूदिएगा तो पता चला कि आपको लगेगा कहाँ, ऊपर जाकर तैरिएगा, तैरने नहीं आ रहा, ठीक है, मालूम पड़ना। तीसरा क्या है कि पानी के अंदर आप कोई पेंसिल रख दो या फिर कोई पेन रख दो तो लगेगा कि पेन क्या हुआ है, बेंड हो गया है, टूट गया है। तो पानी में रखे छड़ी का अपनी सतह पर कुछ मुड़ा हुआ प्रतीत होना, कुछ मुड़ा हुआ प्रतीत होना, प्रतीत होना। चलिए, ठीक है, ये सारी बात है, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन पे आधारित कुछ घटनाएं। और भी बहुत सारा बात है, लेकिन इतना आप बहुत है। अब समझिएगा, अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे, और ये हेडिंग बड़ा ही खास है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, ठीक है। क्रांतिक कोण आपको 12th में पढ़ना रहता है, ठीक है। क्लास 10th में एकदम छोटा सा आपको पॉइंट पढ़ना है, लेकिन हाँ क्लास 12th में आपको पूरा डीप इसको पढ़ना रहता है। किसके बारे में जी, क्रांतिक कोण के बारे में आपको डीप पढ़ना रहता है। चलिए, क्या है, भाग रहा है। तो क्रांतिक कोण को अच्छे से समझेंगे तो देखिए होता क्या है, क्रिटिकल एंगल को कहा जाता है क्रांतिक कोण, ठीक है, एकदम क्रांतिकारी होता भी है क्रांतिक कोण। पहले तो इसको समझ लेते हैं, परिभाषा एकदम छोटा लिखेंगे लेकिन समझेंगे पूरा डेप्थ में, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कोई माध्यम है और ये माध्यम है सघन माध्यम। कौन माध्यम है जी, सघन माध्यम है, और ऊपर क्या है, विरल माध्यम, ठीक है। तो देखो, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर भाग जाएगा, ये अविलंब है। बात समझ में आ रही है, समझिएगा ध्यान से। ऊपर है विरल माध्यम, नीचे है सघन माध्यम, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर भाग जाती है, ये सघन माध्यम में इधर लिख देते हैं, फिगर अच्छा से अच्छे से समझिएगा, उसके बाद इसका फॉर्मूला देखेंगे और इस पॉइंट को खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये रहा फिगर, ठीक है।
नीचे है सघन माध्यम। सघन सघन माध्यम का मतलब है कि यहाँ पे अणुओं का डेंसिटी क्या है, अधिक है। और ये कौन सा माध्यम है जी, विरल माध्यम। विरल माध्यम। तो देखो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, ये है अभिलंब। जैसे जैसे देखो यहाँ पे कौन कौन बन रहा है, अवतल कोण बन रहा है, और यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, अपवर्तन कोण बन रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। एक खास आपतन कोण पे अपवर्तित किरण जो होता है दोनों माध्यमों को स्पर्श करने वाली सतह को स्पर्श करते हुए निकल जाती है, और इस दौरान जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। एक बार फिर तो सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, जैसे कि ये भाग रही है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान इधर बढ़ते जाएगा। एक खास आपतन कोण पे अपवर्तन कोण का मान जो होता है इस माध्यम को स्पर्श करते हुए निकल जाता है, और इस समय आपतन कोण का मान कितना होता है जी, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है जी, 90 डिग्री। ठीक है, और इस दौरान जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे आपतन कोण से संगत, आपतन कोण से 90 डिग्री आपतन कोण 90 डिग्री आपतन कोण से 90 डिग्री अपवर्तन कोण से संगत आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे आईसी से सूचित किया जाता है, आईसी से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन, म्यू बराबर 1/sin IC। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। म्यू जो है अपवर्तनांक, म्यू क्या है, अपवर्तनांक, और बताइए IC कहिए चाहे इसको C कहिए, क्या है, क्रांतिक। तो बताइए तो क्या होता है जी, म्यू बराबर 1/sin IC, इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं इसको कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल हो गया। क्रिटिकल एंगल के बाद आपको पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं जी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। परिभाषा इसका नहीं लिखा जाएगा, डिफिनिशन आप इसको समझिएगा। ठीक है, ये है सघन और ये है, देखिए जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाता है। 90 डिग्री कोण को जैसे ही जाता है वैसे ही इस माध्यम को स्पर्श करते हुए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही आपतन कोण का मान 90 डिग्री से और अधिक बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से चल रहा होता है उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार फिर से डिफिनेशन अगर लिखना हुआ तो देख लीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। एक खास आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है जी, एक खास आपतन कोण पे अपवर्तन कोण का मान हो जाता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। और उस स्थिति में प्रकाश की किरणें जो है दोनों माध्यमों को स्पर्श करते हुए निकल जाती है। इस दौरान क्या बनता है, क्रांतिक कोण बनता है। आपतन कोण का मान जैसे ही क्रांतिक कोण से थोड़ा और अधिक बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से जा रही होती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है।
इस लौटने को ही हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल। ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। हीरा का चमकना, हीरा का चमकना किसका उदाहरण है? तो उदाहरण किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका, मरीचिका का बनना। देखिए मृग मरीचिका क्या है? रेगिस्तान में या गर्मी के दिनों में आपको रोड पे, हाईवे पर आगे दिखाई देता है कि पानी है, या आगे रेगिस्तान में देखिएगा तो आगे आपको दिखाई देता है कि हिरण है। ठीक है, यानी एक प्रकार का हेलोजिनेशन होता है, एक प्रकार का ये भ्रम उत्पन्न होता है। इसी भ्रम को हम लोग कहते हैं मृग मरीचिका का बनना। एक्चुअली मृग का मतलब होता है, ठीक है, मृग मरीचिका का मतलब, मृग का मतलब होता है हिरण। तो रेगिस्तान में जब आप इसको देखिएगा ना तो हिरण जैसा दिखाई देता है। अगर आप हाईवे पे देखिएगा तो आप गर्मी के दिन चल ही रहा है, और जब गर्मी के दिन थोड़ा बढ़ जाएगा ना तो 12-1 बजे करीब में आप जब हाईवे पे चलिएगा ना तो आपको कुछ आगे दिखाई देगा कि पानी है। फिर जब वहां जाइएगा तो आपको दिखाई देगा कि और थोड़ा। तो ये होता कुछ नहीं है, एक प्रकार का हेलोजिनेशन है, भ्रम है। और ये किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो है किस पे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। आज देखिएगा एकदम, आप लोग मेला में गए होंगे तो देखिएगा एक टॉर्च बेचने वाला होता है। टॉर्च में क्या होता है कि अनेक प्रकार का, देखिएगा यहाँ पर रेशा निकला होता है, और वहां पर तरह तरह का बल्ब इसमें जलता रहता है, चलता है, तरह तरह का बल्ब उसमें जलता है, एकदम केस जैसा होता है रेशा, और उसमें तरह तरह का बल्ब लाइट उसमें से निकलता है। तो किसका उदाहरण है जी? ऑप्टिकल फाइबर। और देखिएगा कांच, कांच देखें, कांच में अगर दरार पड़ जाए, कांच में पड़े दरार का चमकना, दरार का चमकना। देखिएगा अगर आप मोबाइल लिए हैं, मोबाइल में आप चमकते ना, मोबाइल में आप ग्लास लगाए हुए हैं, ग्लास अगर थोड़ा सा फूट जाता है ना तो आपको चमकने लगता है, उसका दरार दिखाई देने लगता है। तो ये सब इसके कारण से होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपसे पूछेगा हीरा क्यों चमकता है, पूर्ण, ये पूछा गया है जी, ठीक है। ये 4 को ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताओ किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो किसमें होता है बाबू मेरे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है किसमें? किसमें होता है? कांच के दरार में होता है। और आगे बढ़, समझ में आ रहा मेरे बात? इसको घर पे जाके इत्मीनान से लिखना है। आपको लगता होगा थ्योरी समाप्त हो गया, नहीं भाई, थ्योरी अभी बहुत है। अभी थ्योरी 1 घंटा का होगा, ठीक, तब जाके ये पूरा थ्योरी चैप्टर क्या होगा? समाप्त होगा। तो कहिएगा तो यहीं पर समाप्त करेंगे, अदरवाइज अगला हेडिंग देखिएगा, फ्रीज में देखेंगे, उसके बाद एंगल ऑफ नेविगेशन देखेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखेंगे, कलर ऑफ लाइट देखेंगे, कलर ऑफ वही इतना ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट देखेंगे, प्राइमरी कलर देखेंगे, सेकेंडरी कलर देखेंगे, कम्प्लीमेंट्री कलर देखेंगे, बहुत सारा हेडिंग है जी। और ये क्लास आपका 1 घंटा का होगा। देखिए प्रकाश का अपवर्तन बच्चों की तरह पढ़ाया जाएगा तो ये आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसको पूरा डीप पढ़ने के, हम लोग थ्योरी इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना, ताकि आप देखो क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन तुमसे तभी बन पाएगा ना जब थ्योरी का तुम्हारे पास पूरा एकदम भंडार होगा। थ्योरी कंप्लीट, अच्छा क्वेश्चन कहाँ आता है? थ्योरी सही आता है, तो थ्योरी कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है किसका? थ्योरी का। तो थ्योरी का ज्यादा से ज्यादा संग्रह करिए। और पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप हो रहा है, अगर अभी तक आप फॉर्म फिलअप नहीं किए तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करिए, ताकि समय रहते आपका फॉर्म सही सलामत भरा जाए, और आप तैयारी जो होता अच्छे से कीजिए, और डेली जो होता कम से कम 1 या 2 मॉडल पेपर करिए। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको एकदम सटीक थ्योरी जो होता है समय रहते आपको मिल सके। ठीक है, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।